गुड इवनिंग सर, माई सेफ शैलेंद्र कुमार पाल फ्रॉम कन्नौज उत्तर प्रदेश। हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त कब होता है। नील्स बोर के अनुसार जब कोई परमाणु अपनी निश्चित कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसकी ऊर्जा नियत रहती है। कोई भी परमाणु अपनी स्थायी कक्षा में जब घूम रहा होता है उसकी ऊर्जा नियत रहती है और उसकी ऊर्जा को हम E n = -RhC/n² से कैलकुलेट करते हैं, जहां पर n कक्षा की संख्या होती है या मुख्य क्वांटम संख्या है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कब प्राप्त होता है? नील्स बोर के अनुसार जब परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिले और वो ऊर्जा जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ये हमारा नाभिक हुआ, ये हमारा हुआ n बराबर 1 2 3, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 और 3। हाइड्रोजन सदृश परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहली मूल अवस्था में ही रहता है। अब जब इसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन अपने से ऊंची कक्षा में जाने की कोशिश करता है या चला जाता है, जिसे हम परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अपने से ऊंची कक्षा में जाके इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक ठहरता है और उसके बाद में वापस अपनी मूल कक्षा में आने लगता है। और जब मूल कक्षा में वापस आता है तो आते हुए इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। और अब उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी करते हैं कि रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो किस तरीके से प्राप्त होता है। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि पहली कक्षा की ऊर्जा अगर E1 मान लिया हमने और दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 मान ली, तीसरे कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E3 मान ली, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमने E3 मान ली है। यहां पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E3 मान ली हमने। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है उसकी ऊर्जा उससे उच्च वाले कक्षा की ऊर्जा की अपेक्षा सदैव कम होती है। मैं लिख सकता हूं कि E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। जितना दूर चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा का जो मान होता है वो हुआ करता है E3 - E2। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर E3 से E1 में आ रहा है तो उसके द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा का मान E3 - E1 हो जाएगा। इस प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा के उत्सर्जन में जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमें कितनी श्रेणियां मिलती हैं, किस प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं, ये हमें पता हो गया कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है। तो देखते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने परमाणु की कक्षाओं का आरेख खींचा हुआ है। ये हमने दिखाई हुई है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। किसी भी परमाणु में अनुमानित कक्षाओं की संख्या हमेशा अनंत होती है। जब हम हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमें इसमें मुख्यतः 5 नहीं तो 6 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हम 5 मुख्य श्रेणियों की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है लाइमन श्रेणी। सबसे पहली जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है?
जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंची कक्षा से, किसी भी उच्च कक्षा से लौट करके पहली कक्षा में आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से लौट करके पहली कक्षा में आता है, तब जो प्राप्त श्रेणी होती है वो लाइमन श्रेणी कही जाती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में आए, n बराबर 3 से n बराबर 1 में आए, n बराबर 4 से n बराबर 1 में आए, n बराबर 5 से n बराबर 1 में आए, अनंत से बात कर रहा हूं मैं, अनंत से भी अगर चल के आता है तो हमें इस प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होंगी। अगर कोई पहली कक्षा में आता है किसी भी उच्च कक्षा से तो ये लाइमन श्रेणी कही जाती है। इस श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं और लाइमन श्रेणी हमें हमेशा पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। हमेशा पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। और इसकी तरंगदैर्घ्य के लिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल से निकला सूत्र 1/λ r इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं। यहां से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, कैसे बनते हैं सारी चीजें बता रहे हैं हम आपको। तो ये जो r होता है ना, r है रिडबर्ग नियतांक। जो r होता है वो रिडबर्ग नियतांक है। r जो है वो रिडबर्ग नियतांक है। जिसकी वैल्यू 1.097 गुणे 10 की घात 7 पर मीटर होती है, या मैं कह दूं मीटर इनवर्स होती है। अगर लाइमन श्रेणी के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ये निकल कर आएगा। लाइमन श्रेणी के लिए हमेशा एक बात और जान लें, लाइमन श्रेणी के लिए हमेशा जो n1 रहेगा वो रहता है 1 और जो n2 होता है वो 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो अगर मैं कभी भी किसी तरंग दैर्घ्य, किसी भी श्रेणी की मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो कछ संख्या हम अगर वो दूसरे वाले के लिए बात करें तो तीसरी कछ संख्या लेंगे, पहले वाले की बात करें तो दूसरी वाली कछ संख्या लेंगे। जैसे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम 1/λ मैक्सिमम के लिए बात करें तो यहां पर ये हो जाएगा r। 1/n1 की जगह हमेशा क्या लिया जाएगा लाइमन श्रेणी में 1 और माइनस 1/n2 की जगह लिया जाएगा 2। अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू, पूरा सोल्व करेंगे तो 1/1 1/4, तो ये बनेगा आपका 4/3r। r की वैल्यू हमें पता है। अगर मैं कहीं 1/r लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/r तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हुआ करती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो 4/3 है तो मैं अगर इसे यहां लिख दूंगा 4/3, इसे कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्राप्त होता है 1216 एंगस्ट्रॉम। सवाल ऐसे बनता है कि पहली तरंग दैर्घ्य लाइमन श्रेणी के लिए कितनी होगी या अधिकतम कितनी होगी। अगर मैं न्यूनतम के लिए बात करूं, लैम्डा मिनिमम की बात करूं, तो लैम्डा मिनिमम के लिए क्या करेंगे हम, लैम्डा मिनिमम के लिए अब की बार n2 का मान चेंज हो जाता है और वो हो जाएगा r1/n1 वही रहेगा माइनस सबसे लास्ट कक्षा, सबसे लास्ट अनंत तक जाती है तो 1/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट मीन्स 0। तो लैम्डा जो मिनिमम आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 1/r और 1/r हमें मालूम है 912 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके के सवाल बनते हैं कि लाइमन श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितनी होती है और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम।
और एक बात और जान लेते हैं कि जो 1 लैम्डा होता है इसे हम नंबर वेव अथवा तरंग संख्या कहते हैं। इसे हम तरंग संख्या भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है कि तरंग संख्या निकालिए, तो 1 लैम्डा को हम तरंग संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं अधिकतम के लिए तरंग संख्या की बात करता तो वो हो जाता 3r/4। एक हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से लौट करके नीची कक्षा में आता है, ये हमें पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगली जो श्रेणी होती है वो होती है बामर श्रेणी। अगली जो श्रेणी होती है वो बामर श्रेणी होती है। और बामर श्रेणी में क्या, बामर श्रेणी में होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से लौट करके दूसरी कक्षा में आए, उच्च कक्षा कौन सी होगी, कोई भी हो सकती है, लेकिन लौट कर हमेशा आना है दूसरी वाली कक्षा में, तो इसे हम कहते हैं, इस श्रेणी को हम बामर श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसी श्रेणी की खोज हुई थी। अगर कोई लौट करके तीसरी वाले से दूसरी वाले में आता है तो उसे हम एच अल्फा कहते हैं। उससे अगली यानी कि चौथी वाले से लौट के आता है तो एच बीटा कहते हैं, और इसे हम एच गामा, ऐसे ही डेल्टा, आगे भी इनके नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसके लिए अगर मैं तरंग दैर्घ्य निकालने की बात करूंगा तो उसमें यही आ जाएगा कि जो n1 होगा उसकी जगह पे 2 लिखा जाएगा, और n2 की जगह पे 1 और 2 को छोड़ करके 3, 4, 5, 6 और कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये हमें प्राप्त होती है दृश्य क्षेत्र में। एकमात्र है जो हमें केवल दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, वो है हमारी बामर श्रेणी। इसी प्रकार से इनके मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे हम। तीसरी श्रेणी होती है पासन श्रेणी। तीसरी श्रेणी होती है पासन श्रेणी। ये वो श्रेणी है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से लौट करके तीसरी कक्षा में आता है। अब की बार लौट करके कौन सी कक्षा में आता है, तीसरी कक्षा में आता है। इस प्रकार से तीसरी कक्षा में आता है, तब वो श्रेणी कही जाती है पासन श्रेणी। और जो पासन श्रेणी होती है वो हमेशा अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। वो हमेशा अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके लिए जो n1 होगा वो 3 लिया जाएगा हमेशा, और n2 का मान 4, 5, 6 ... इनफाइनाइट तक लिया जाता है। इस प्रकार से ये अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इन तीनों के अलावा जो चौथी श्रेणी होती है, वो हुआ करती है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन लौट करके चौथी कक्षा में आता है, यानी कि यहां पर n1 इक्वल टू लिया जाता है 4 और n2 इक्वल टू 5 से लेकर अनंत तक हम कोई भी ले सकते हैं। अगली श्रेणी हमारी होती है फुंड श्रेणी। अगली श्रेणी होती है फुंड श्रेणी। और फुंड श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन लौट करके 5वीं कक्षा में आता है, और कहां से आता है, वो 6वीं, 7वीं, अनंत तक कहीं से भी लौट कर आ सकता है, तो यह श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है। ब्रैकेट श्रेणी भी हमेशा हमें अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। जो फुंड श्रेणी होती है वो भी हमें अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कौन सी श्रेणी किस क्षेत्र में प्राप्त रहती है, याद कैसे रखी जाएगी, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। लाल बाल पाल बैक फुट पर दिखे। अब लाल से लाइमन श्रेणी, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लौट के पहली कक्षा में आए तो लाइमन, दूसरी में आए बा से बामर, तीसरी में आए पा से पासन, यह याद बना ही रहेगा। और
बैक फुट, बैक बै से हो जाएगा ब्रैकेट और फू से हो जाएगा फुंड। पर से होता है पराबैंगनी। लाल जो यानी कि लाइमन है वो हमेशा हमें पराबैंगनी क्षेत्र से प्राप्त होती है, वो हमेशा पराबैंगनी क्षेत्र से प्राप्त होती है। और बामर श्रेणी हमेशा दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। बाकी की जितनी भी होती हैं वो सब की सब अब से अवरक्त श्रेणी में प्राप्त होती है। ये है हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। एक और श्रेणी अभी प्राप्त की गई है जिसे हम हम्फ्री श्रेणी कहते हैं। और हम्फ्री श्रेणी में बिल्कुल आसान सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लौट करके हमेशा छठवीं कक्षा में आएगा। कहां से आएगा? 7 से लेकर अनंत तक कहीं से भी आएगा। और यह भी हमें किस क्षेत्र में प्राप्त होगी? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगी। कुछ और सवाल इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। मैं कुछ सवाल और कराना चाहता हूं। जैसे इसमें पूछ दिया जाता है, अगर हमसे यह कह दिया गया कोई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 चौथी कक्षा से लौट करके पहली कक्षा में आ रहा है तो हमें कितने संक्रमण प्राप्त होंगे? कितने संक्रमण प्राप्त होंगे? जैसे यहां आ सकता था, दूसरी वाली से भी आ सकता था, ये आ सकता था, और इधर से ये आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, और इस तरीके से ऐसे भी आ जाता। अगर हम काउंट करते टोटल आते 3 2 5 और 1 6। इसे डायरेक्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे कोई एनबी से लोड करके अगर आ रहा है, अगर कोई एनबी से लोड करके आ रहा है तो हमें कितने उत्सर्जन, कितने संक्रमण प्राप्त होंगे, उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपान में 2। जैसे इसे यूज करता हूं मैं, चौथी कक्षा से लोड कर आ रहा था तो 4 इंटू 4 माइनस 1 अपान में 2। 4 माइनस 1 3 और 2 डिवाइड 4 2, तो ये आ जाएगा पूरा 6। गिनती करके भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी हम इसे निकाल सकते हैं। एक और तरीके के सवाल बनते हैं, जैसे उन्होंने ये कह दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे कहा गया कि लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा मैक्सिमम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा मिनिमम का रेशियो ज्ञात करो, कितना होगा? तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। लाइमन श्रेणी के लिए जो लोड कर इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आता है? 1। बामर के लिए आता है 2। ऐसे करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लाइमन श्रेणी के लिए अगर 1 आ रहा है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1 होल ऑफ स्क्वायर अपान 2n+1। हमें सोल्व नहीं करना है, इसे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। n बराबर 1 तो ये हो जाएगा 1+1 होल स्क्वायर 2 इंटू 1+1, तो ये आ जाएगा 4/5 यानी कि 4:5। अगर बामर श्रेणी के लिए बात की जाए, हमें यही ज्ञात करना है लैम्डा मैक्सिमम अपान लैम्डा मिनिमम। तो अब हम n बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2+1 होल ऑफ स्क्वायर अपान 2 इंटू 2। अब की बार बामर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 और वो नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 9/5। ऐसे करके हम इनके अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।